हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यन जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषता, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। वैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है तथा भारतीय संविधान में संघीय लक्षण या तत्व भी पाए जाते हैं तथा इसमें ऐसे बहुत से लक्षण भी विद्यमान हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान एकात्मक लक्षणों वाला एक संघात्मक संविधान है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है और भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं और विभिन्न विचारकों ने भारतीय संविधान को किस नाम से पुकारा है आदि बातों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, फिर भी भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। फिर भी भारत के संविधान के द्वारा संघ सरकार की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है। इसके दो उद्देश्य हैं। नंबर 1, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संघ को किन्हीं राज्यों ने आपस में समझौता करके नहीं बनाया था। नंबर 2, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और किसी भी भारतीय राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय संघ से अलग हो जाए। भारतीय संविधान में संघ सरकार के लक्षण, तत्व और विशेषताएं। यहाँ पर हम भारतीय सरकार के संघीय तत्व विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान में संघ सरकार के कौन कौन से तत्व, कौन कौन से लक्षण और कौन कौन सी विशेषताएं विद्यमान हैं। नंबर 1, दोहरी सरकार। संघ सरकार के लिए दोहरी सरकार होना आवश्यक होता है। संघ सरकार में एक केंद्रीय सरकार होती है तथा राज्यों की सरकारें होती हैं। तो भारत में यह विशेषता पाई जाती है, भारत में एक केंद्र सरकार है और राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं। नंबर 2, शक्तियों का विभाजन। जहां पर संघ होता है या संघात्मक सरकार होती है, वहां पर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं और कुछ शक्तियां राज्य सरकारों के पास होती हैं। तो भारत में भी इस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर संविधान की 7वीं अनुसूची के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियों के आधार पर शक्तियां बांटी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है या संघीय सरकार का होता है और राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है तथा संवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को होता है। परंतु यदि किसी कानून को लेकर दोनों सरकारों के बीच में कोई गतिरोध पैदा हो जाता है तो केंद्र सरकार के कानून को प्रमुखता दी जाती है। कुछ शक्तियां शेष रह जाती हैं जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। वे अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र सरकार के पास होती हैं। नंबर 3, लिखित संविधान। संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होता है क्योंकि लिखे हुए संविधान में सारी व्यवस्थाएं स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती हैं, इसलिए मतभेद होने की गुंजाइश नहीं रहती है। भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है। सारी चीजें, शासन की व्यवस्थाएं आदि स्पष्ट रूप से लिखित रूप में इसमें दी हुई हैं ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कोई मतभेद पैदा न हो सके। नंबर 4, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान ही सभी सरकारों की शक्ति का स्रोत है। सभी सरकारें अपने कर्तव्यों का पालन या अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान को ध्यान में रखकर ही करती हैं। संविधान उनकी शक्ति का स्रोत होता है। नंबर 5, कठोर संविधान। जहाँ पर कठोर संविधान होता है वहाँ पर केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, राज्यों की स्वायत्तताओं को नहीं छीन सकती है और संघात्मक सरकार का यह एक प्रमुख लक्षण है कि संघात्मक सरकार जहां होती है वहां का संविधान कठोर संविधान होता है। तो भारत में भी भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। हम इसे कठोर संविधान इस तरह कह सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है।
नंबर 6, स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक सरकारों में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में उत्पन्न होने वाले मतभेदों को स्वतंत्र रूप से नहीं सुलझा सकती है। इसलिए भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है और यह संघात्मक सरकार का एक प्रमुख लक्षण है। नंबर 7, द्विसदनीय विधानमंडल। संघात्मक सरकारों में विधानमंडल द्विसदनीय पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि दो तरह के सदन पाए जाते हैं, एक ऊपरी सदन और एक निचला सदन। एक सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है तथा दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में भी संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निचला सदन है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है तथा राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये लक्षण भारत में संघात्मक सरकार के लक्षण हैं या भारत में संघात्मक सरकार के तत्व या विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक और गैर संघीय लक्षण। भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक या गैर संघीय लक्षण भी पाए जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इन पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एक सशक्त केंद्र। भारत में एक केंद्र सरकार है तो भारत की केंद्र सरकार एक सशक्त केंद्र सरकार है। उसके पास राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाकर शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो ज़्यादातर शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार एक सशक्त केंद्र है और यह उसका एकात्मक लक्षण भी है। नंबर 2, एकल संविधान। भारत में एकल संविधान पाया जाता है। भारत का पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान था। परंतु 2019 के बाद से जब 370 को समाप्त कर दिया गया था तो अलग संविधान वाले प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया और अब वर्तमान समय में भारत में एक ही संविधान है। एकल संविधान किसी भी संविधान का एकात्मक लक्षण होता है। भारत में पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का एकल संविधान है। नंबर 3, एकल नागरिकता। भारत में इकहरी नागरिकता पाई जाती है, इसे एकल नागरिकता भी कहते हैं। एकल नागरिकता से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य का निवासी हो परंतु हम उसे भारतीय ही कहते हैं। नंबर 4, संविधान का लचीलापन। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है। नंबर 5, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका से तात्पर्य होता है कि न्यायिक ढांचा जब ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार का होता है या उसका नियंत्रण एक ही हाथ में होता है तो उसे एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकात्मक लक्षण है। नंबर 6, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। मैं आपको बता दूं कि हर राज्य में राज्यपाल होता है। उस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के मुखिया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह माना जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल अपने कार्यों को लेकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नंबर 7, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिनका विस्तार पूरे देश में होता है, जिनका संबंध पूरे देश से होता है, जैसे IAS, IPS और अन्य प्रकार की सेवाएं। नंबर 8, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान का एक प्रमुख एकात्मक लक्षण है। आपातकालीन प्रावधान की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3 तरह से आपातकालीन घोषणा की जाती है। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाती है। नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो राज्य का संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान के एक प्रमुख एकात्मक लक्षणों में
गिने जाते हैं। भारतीय संविधान को दिए गए नाम, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने भारतीय संविधान को किस नाम से पुकारा है। भारतीय संविधान को उन्होंने एकात्मक संविधान कहा है, या भारतीय संविधान को उन्होंने संघात्मक संविधान कहा है, या मिला जुला संविधान कहा है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि केसी वीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघ की संज्ञा दी है। केसी वीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघ, क्वासी फेडरलिज्म कहा है। इसके बाद मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म का नाम दिया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है, तथा आइवर जेनिंग्स व अन्य राजनीतिक विचारकों ने भारतीय संविधान को फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कह दिया है।